तो बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है जी। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली मतलब हम बात कर रहे हैं, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जो है ये बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपली अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की स्पीड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपने एनर्जेटिक्स में एनर्जी चेंजेस को पढ़ा, ठीक है, ऐसे काइनेटिक्स में हम ये देख रहे होते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी इसमें आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट आप कह लें कि रीजन आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। उसके अलावा फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके अलावा आप देखते हैं मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि द मैकेनिज्म through which a reaction proceeds, ठीक है जी, mechanism through which a reaction proceeds and optimum conditions for the maximum yield of the product, यानी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए बेस्ट कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जो काइनेटिक्स के उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, देन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उसके अलावा मैकेनिज्म हम देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट हो रहा है, उसमें फास्ट रिएक्शन फास्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है, तो पूरा मैकेनिज्म जो है वो आप स्टडी करते हैं। नॉर्मली हम मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शंस का स्टडी कर रहे होते हैं। देन उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन, किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करने के लिए बेस्ट कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो सिंपल आपको मालूम है कि रेट जो है ये सिंपली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर हम रेट की बात कर रहे हैं, लेट्स से हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, सपोज हम कह रहे हैं कि जी ए कन्वर्ट्स इनटू बी, ठीक है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन concentration of product per unit time और decrease in concentration of reactant per unit time, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि rate is a function of time, rate is a function of time, या rate of reaction is a function of time। बेसिकली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप रिएक्शन में आगे जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रेट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज एज रिएक्शन प्रोसीड्स द रेट ऑफ रिएक्शन स्लोज डाउन। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं रिएक्शन स्लो होता जा रहा होता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रेट ऑफ रिएक्शन decreases as reaction move towards its completion। जब रिएक्शन अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ता है
ठीक है। इनिशियली रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम दो टर्म्स की बात करते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आई होप आप सबको क्लियर होंगी। थोड़ा सा मैं जस्ट यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो चले हम बात कर लेते हैं पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम, यानी आपके पास दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान आपने देख लिया, लेट से आपका एक रिएक्शन 10 सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है, तो आपने वन और पहले से लेकर दूसरे, यानी चेंज इन टाइम भी जो है वो हम यहाँ पे कह देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट से आप एक टाइम इंटरवल के अंदर देख रहे हैं कि इतने टाइम इंटरवल के अंदर कितना चेंज आ रहा है। बट इसी तरीके से अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये सिंपली क्या है कि आप किसी स्मॉल इंटरवल के अंदर, यानी आपने टाइम इंटरवल जो है बहुत स्मॉल कर दिया है, यूँ समझ लें कि फॉर एट अ गिवन इंस्टेंट आप रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं ये आपको क्लियर पिक्चर नहीं देते। रेट ऑफ, जब आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू, लेट से हम कह देते हैं कि अगर सपोज हमारे पास ए जो है वो रिएक्टेंट, जैसे हमने यहाँ पे ए और बी जो है वो बात की है, तो हम कह देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब डी ए जो है ये आपको मालूम है ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी हम कह रहे हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी एक गिवन पॉइंट के ऊपर जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज दी, ये हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टेंजेंट टू द कर्व ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो लेट से हम ये कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, सपोज हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, लेट से ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इनिशियल रेट जो आपके पास कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन है इन मोल्स पर डी क्यूब, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। इनिशियली रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, इनिशियली कंसंट्रेशन वॉज मैक्सिमम, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से दिस वाज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, और ये लेट्स से किस तरह से स्लोप फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। अब सपोज अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो वी वुड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वी वुड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको मालूम होगा, जिसमें थोड़ा सा ये डेफिनेशन क्लियर करना चाह रहा था। तो हम इस पॉइंट के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है ये ड्रॉ कर देंगे, और इसका आप जो है वो स्लोप फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो दिस वुड बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और लेट्स से अगर ये टाइम इंटरवल्स आपने बना लिए कि जी सपोज यहाँ से आपने स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3, 4, तो लेट्स से टाइम फ्रॉम 1 to 2 अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और अगर आप किसी एक गिवन पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं तो फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ये आपने फाइंड आउट किया, दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा होता, ठीक है, क्योंकि उसमें इन बिटवीन कभी रेट बढ़ा होता है, कभी कम हुआ होता है। तो ये आपने सिंपल ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन टेंजेंट टू द कर्व ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मोल्स पर dn क्यूब, दैट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। टाइम सेकंड्स में भी हो सकता है, टाइम्स मिनट में भी हो सकता है, और आवर्स में भी हो सकता है, ठीक।
चलें, ये तो सिंपल हमने बात कर ली कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, ठीक है, किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद आ जाते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन भी सिंपल हैं, ये भी आपने पढ़ी हुई हैं सबने। रेट एक्सप्रेशंस, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन सिंपली क्या है कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, या आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active masses or molar concentration of reactants, ठीक है। हम ये कहते हैं कि according to law of mass of action, the rate of reaction, that is dx upon dt, is equals to or directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to the concentration of the product of concentration of reactants. Let's say हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज नोन एज रेट एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसको अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और A जो है ये क्या कहलाता है, ये भी हमें मालूम है, दैट इज रेट कांस्टेंट। A क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ये रेट एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। तो K जो है ये रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अब अगर हमारे पास कंसंट्रेशंस मतलब A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन 1 हो, लेट्स से if the concentration of A is equal to concentration of B and that is equals to 1 mole per dm cube, let's say if the concentration of reactants are unity, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की 1 मोल पर dm cube है, देन क्या हो जाएगा, देन dx अपॉन dt is equals to k and this is known as specific rate constant, ठीक है। फिर ये क्या कहलाएगा, specific rate constant, specific rate constant। तो specific rate constant क्या है, it is the rate constant when the concentration of reactants is 1 mole per dm cube। अगर आपके reactants की concentration 1 mole per dm cube है, then the rate of reaction is equals to k and that is known as specific rate constant, ये कहलाएगा specific rate constant, ठीक है। तो ये सिंपल आपको ध्यान रखना है कि specific rate constant क्या है, when the concentration of reactants is 1 mole per dm cube, तो ये कहलाएगा specific rate constant। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं K की प्रॉपर्टीज की, characteristics of K, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे, the value of K is temperature dependent, ठीक है। वैल्यू ऑफ K जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, K की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि एट अ गिवन टेम्परेचर इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ any of the reactant, there will be no change in the value of K, K की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि K क्या है, रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको सिंपल ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यानी ये तो सिंपल हमने बात कर ली कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट एक्सप्रेशन किस तरह से लिखनी है। अच्छा, अब उसके बाद रिएक्शन फास्ट, स्लो, और कोई भी रिएक्शन फास्ट क्यों होता है या स्लो क्यों होता है, डिपेंड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और आप ये कह लें कि रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, between rate of reaction and activation energy, ठीक है। relation between rate of reaction and activation energy।
ना एक्टिवेशन एनर्जी आप सबको आइडिया होगा, जिनको थोड़ा बहुत अनक्लियर है तो मैं क्लियर कर दूं कि रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट, यानी आप कह रहे हैं कि एनर्जी बैरियर कि इतनी एनर्जी तो हो कम से कम। थ्रेशोल्ड मतलब ये आपकी एंट्रेंस है, इससे कम एनर्जी पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड जो है दिस इज द एनर्जी बैरियर, इतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। थ्रेशोल्ड इज द एनर्जी बैरियर इन अ रिएक्शन, एनर्जी बैरियर इन अ रिएक्शन। लेट्स से एक रिएक्शन है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 120 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। अब 120 किलो जूल्स पर मोल रिक्वायर्ड है कि इस पे रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो दैट वुड बी थ्रेशोल्ड। ये क्या होगी? थ्रेशोल्ड होगी। और लेट्स से और इंटरनल एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी गिवन इंस्टेंट, द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, चाहे उस वक्त वो रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियसली एनर्जी कभी जीरो तो नहीं हो सकती रिएक्टेंट्स की, तो किसी भी गिवन इंस्टेंट पे जो एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो लेट्स से थ्रेशोल्ड वाज 120 और इंटरनल एनर्जी थी 80 किलो जूल्स पर मोल। दिस वाज द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 120 माइनस 80 दैट इज 40 किलो जूल। तो 40 किलो जूल जो है ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आई होप क्लियर हो गई होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, यानी आप यूँ कह लें कि जैसे आपने कोई चीज़ बाय करनी है और उसकी कीमत है लेट्स से 10,000 और आपके पास है 5,000, तो 5,000 इंटरनल एनर्जी हो गई, 10,000 थ्रेशोल्ड हो गया। अब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, उस चीज़ को बाय करने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए? 5,000। 10,000 माइनस 5,000, तो ये जो 5,000 है दैट वुड बी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड और इंटरनल का? जी बेटा, ये सबको क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड और इंटरनल एनर्जी। इसके अलावा भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक जो अब तक बात हुई है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो भी आप पूछ लें। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक सारी बात? ठीक है, तो ये हमने बात कर ली एक्टिवेशन एनर्जी की, थ्रेशोल्ड एनर्जी की और इंटरनल। अब रिएक्शन फास्ट, स्लो या मॉडरेट क्यों होते हैं ये आपको मालूम है, डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो दैट वुड बी अ स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन रेट, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहते हैं कि जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, फास्ट रिएक्शंस जो होते हैं इनकी लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब इनको बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्लो रिएक्शन जो होते हैं दे हैव वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत टाइम लगता है इनको रिएक्शन स्टार्ट करने में, ठीक है। तो मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो रिएक्शन स्टार्ट करने में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन। अब थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एक मिनट कीजिए जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम ऑफ द, इट इज, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द सम of the exponents of concentration of concentrations in a rate expression,
some of the exponents of concentrations in a rate या some of the powers to which concentrations are raised in a rate expression. ठीक है, concentrations के ऊपर जो power है उनका sum जो है वो कहलाता है order of reaction. Let's say आपने एक rate expression लिखी है जी, rate is directly proportional to concentration of A power n, कुछ भी हो सकती है, and concentration of B power n. ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो मतलब हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू m प्लस n. ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी m प्लस n. ठीक है, ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द सम ऑफ द exponents of the concentration in a rate reaction, the sum of the powers to which concentration are raised in a rate expression, that is known as order of reaction. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बट ये ध्यान में रखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये किस तरह से आपके पास आ रहा है, इनको आपने ऐड कर लिया. ठीक है, तो लेट से आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी कि जी रेट इज इक्वल्स टू, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है कि रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर. ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि जी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जहाँ पावर कुछ नजर नहीं आ रही तो मतलब वहाँ 1 है, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. तो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. अगर इसी तरीके से सम ऑफ दी यानी पावर अगर 2 पावर्स का सम 2 के बराबर आता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पावर्स का सम 1 के बराबर आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब बात यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है जी, ये तो सिंपल हमने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें पता क्या लगता है जी बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें रिएक्शन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. जी कोई भी बता दे, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जी बेटा, how rate is dependent on concentration, the effect of concentration when reaction rate is changed. जी ठीक है, यानी हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेल्स द इफेक्ट ऑफ concentration of a particular reactant, of change of concentration of a particular reactant on rate of reaction. तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपको पता लग रहा होता है किससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपको ये बताएगा कि अगर आप किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है. यानी अगर आपने किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया तो उससे रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर आपने किसी की कंसंट्रेशन को हाफ किया तो उससे रेट पे क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बता रहा है, यानी ये कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप है. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपको ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा. तो दैट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दे कैन बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये बगैर एक्सपेरिमेंट किए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और फिर रेट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी कंसंट्रेशन का रेट पे क्या इम्पैक्ट है. तो कभी भी ये आप जस्ट थ्योरेटिकली देख के नहीं बता सकते. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा. ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि जो आपके पास किसी रिएक्शन में, क्योंकि अक्सर बच्चे ध्यान में ये होता है कि जो भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, लेट से आपने यहाँ पर रिएक्शन लिखा कि N2 + 3H2 मेक्स 2NH3. ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपने कहा जी ऑर्डर 4 हो गया. ऐसा नहीं है. ठीक है, ये जो आपके पास टर्म्स हैं ये कुछ भी हो,
बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसे भी हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हम इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसकी रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर। मतलब विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ऑर्डर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन the order of this reaction is 1 and with respect to hydrogen the order of this reaction is 2। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन क्या है कि इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डबल्ड, इफ वी हाफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन द रेट ऑफ रिएक्शन वुड गेट हाफ। और हाइड्रोजन और रेट का एक्सप्रेशन रिलेशन क्या हो गया कि अगर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अगर आप 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर आप इसको हाफ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप रेट को डबल कर रहे हैं, अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं और रेट भी डबल हो रहा है तो दैट मींस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं और रेट 4 टाइम्स हो रहा है तो दैट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो इस तरह से हम देख रहे होते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट टेल्स के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर है जी बेटा? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन ऑर्डर में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बता रहा है हमें? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मींस कि अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ेगी तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ऑर्डर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है और ऑर्डर डेसिमल में भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि हमेशा ऑर्डर होल नंबर में हो, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुड बी इन फ्रैक्शंस। ये भी ध्यान में रहे कि दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुड बी इन फ्रैक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं जो कि आपको मालूम होंगे क्या होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं कि दोज रिएक्शंस, या आप कह लें कि जीरो ऑर्डर, सपोज आपके पास किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन का रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। लेट्स से हमने एक रिएक्शन लिखा, हमने कहा जी ए reacts with B to make C। अब आपने इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखी, आपने कहा जी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इस रिएक्शन का? ऑर्डर इज 1 और B हमें इसमें नजर ही कहीं नहीं आ रहा। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू B ऑर्डर इज 0। मतलब B की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। चाहे आप B की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या B की कंसंट्रेशन कम करें, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर मींस हम ये कह रहे हैं कि as B is not present in rate expression, that means with respect to its concentration, that means its concentration has no effect on rate। ठीक है जी, इसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है जी। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है जी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एक टर्म है, मतलब ऑल्दो आपके सिलेबस के अंदर सिन बोर्ड से तो नहीं है, बट जस्ट हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सूडो ऑर्डर रिएक्शन।
जी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर सूडो ऑर्डर रिएक्शंस? जी बेटा, किसी ने ये टर्म पढ़ी हुई हो, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस? अच्छा जी, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस आप सिंपली ध्यान रखें। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में हम इसकी नहीं जाएंगे। लेट्स से हमारे पास ये मतलब ये रेट ऑफ, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि जी ए रिएक्ट्स विद बी टू मेक्स सी एंड डी। ठीक है, अब लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर इज 1, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज 1, दोनों के हिसाब से ऑर्डर 1 है। ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि बी इज इन लार्ज एक्सिस, बी इज इन लार्ज एक्सिस, यानी बी बहुत ज़्यादा है आपके पास, बी की कोई मतलब आपके लिए टेंशन ही नहीं है, बी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इन लार्ज एक्सिस, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ बी इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जैसे बातों का सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, सॉल्वेंट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा होता है। अब हो सकता है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन का रेट के ऊपर इफेक्ट हो, बट क्योंकि सॉल्वेंट इतना ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है कि उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको मेंशन लेट, जिस तरह हम यहाँ कह रहे हैं कि जी बी इज इन लार्ज एक्सिस, तो सपोज इफ बी इज इन लार्ज एक्सिस बट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, लेकिन जब मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं बी को मेंशन नहीं करूंगा, ऑल्दो द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1। ठीक है, बट क्योंकि ये इतने लार्ज एक्सिस में है, मुझे पता है कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई मतलब मैं इसको बढ़ाऊं कम करूं एज सच मतलब हमें मालूम नहीं होना कि इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा है कि इसको बढ़ाने या कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको चेंज करने से आपको इन थ्योरेटिकली तो आपको कुछ चेंज मिल सकता है, बट प्रैक्टिकली आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि जी इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रिएक्शन पे इम्पैक्ट है, बट वो रिएक्टेंट इन एक्चुअल इतना ज़्यादा मौजूद होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उस एक्सपेरिमेंट में इतना ज़्यादा मौजूद होता है कि हम कहते हैं कि जी प्रैक्टिकली इसकी कंसंट्रेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। यानी जैसे लेट से मैं कहूँ कि जी एक रिएक्शन है, लेट से स्टेरिफिकेशन आपने पढ़ी है, स्टेरिफिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेरिफिकेशन? जी बेटा, स्टेरिफिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेरिफिकेशन? ऑल्दो हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, बट वैसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर किसी के ध्यान में हो तो बता दें। जी याद है किसी को? स्टेरिफिकेशन का ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है? स्टेरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो सबको मालूम होगा कि स्टेरिफिकेशन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। हाइड्रोलिसिस जो है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो है ये मतलब आप कहने का, अगर मैं ईस्टर लेट से हमारे पास ईस्टर है इथाइल इथेनोएट, ठीक है, तो CH3COO C2H5 रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH। अब मैंने ये रिएक्शन लिखा, ठीक है, यहाँ पे आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं, आगे अब हमने ऑर्गेनिक ही पढ़नी है, ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन लिखा। अब विद रिस्पेक्ट यानी थ्योरेटिकली विद रिस्पेक्ट टू इथाइल इथेनोएट ऑर्डर इज 1, विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऑर्डर इज 1, बट वाटर इतने लार्ज एक्सेस में होता है कि प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बेहतर ये है कि जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखें तो आप सिर्फ CH3COO C2H5 ही मेंशन करें कि इसकी कंसंट्रेशन का ही इफेक्ट आना है। पानी तो पहले ही इतना ज़्यादा मौजूद है कि उससे रेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं कि जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, but because it is present in large excess we do not mention it in rate expression। तो ऐसी जो आप कह लेंगे ये इसका जो ऑर्डर होगा ये कहलाएगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये इफेक्ट है बट नजर नहीं आ रहा। सूडो इफेक्ट क्या होते हैं कि इफेक्ट हो बट वो नजर ना आ। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि वाटर का इम्पैक्ट बिल्कुल है, थ्योरेटिकली है, बट प्रैक्टिकली आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज अमाउंट। जी क्लियर है ये बात? व्हाट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन? ठीक है जी, तो ये सिंपल कहलाता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो है ये हमने बात कर ली। इसमें यहाँ तक किसी को बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लें। जी
सबको क्लियर है ये? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है जी। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो है वो बात कर ली, और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स दैट affect the rate of reaction। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं? तो ये फैक्टर्स आप सबको मालूम होंगे, मैं जस्ट यहाँ पे वन बाय वन मेंशन कर देता हूँ। ऑब्वियसली आपको हमने अभी देख लिया कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैज इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रिएक्टेंट हैज इट्स ओन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है इसका इम्पैक्ट क्यों होता है? बिकॉज ईच रिएक्टेंट हैज इट्स ओन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब आयनिक सब्सटेंस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, कोवलेंट सब्सटेंस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। आयंस के दरमियान रिएक्शन जल्दी होता है क्योंकि आयंस के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आयनिक सब्सटेंस है रिएक्शन में, अगर आयनिक सब्सटेंस इन्वॉल्व है, जैसे लेट से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, नाउ ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा। जैसे ही आप AgNO3 को NaCl में ऐड करेंगे, दे बोथ आर एक्वस, ये दोनों एक्वस है। जैसे ही आप इस एक्वस सोल्यूशन को इसमें ऐड करते हैं, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से आपको इमीडिएटली प्रेसिपिटेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, किसके? AgCl के प्लस NaNO3। तो दिस रिएक्शन हैपन्स इंस्टेंटेनियसली। तो जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं, दे हैव वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई इनके रेट ऑफ रिएक्शन हाई होते हैं। इसी तरीके से आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा, जैसे अभी हमने स्टेरिफिकेशन देखी, तो दैट वाज स्लो। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये आर रिएक्टेंट को शो कर रहा है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में अगर आयनिक सब्सटेंस इन्वॉल्व है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, कोवलेंट सब्सटेंस है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और हम कहते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। तकरीबन ये केस आपको हर जगह मिलेगा कि हर 10 डिग्री राइज पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करने की, क्योंकि रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि रिएक्शन जो है ये कब स्टार्ट होगा? जब कोलिजन्स होगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। ठीक है, तो एज विद अ लार्ज सरफेस एरिया, विद लार्ज सरफेस एरिया, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ कोलिजन। जितना ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना ज्यादा हाई होगा। तो विद अ लार्ज सरफेस एरिया देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ कोलिजन। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है रेडिएशंस, या आप कह लें कि लाइट का इफेक्ट। ठीक है, तो बाद रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं विच रिक्वायर सनलाइट, फॉर एग्जांपल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो जितनी ज्यादा आप लाइट प्रोवाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा। जैसे कि ये रिएक्शन है, आपने पढ़ा हुआ है अपने ऑर्गेनिक में, आगे भी हम पढ़ेंगे कि CH4 रिएक्टिंग विद क्लोरीन। नाउ दिस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट।
तो दिस फॉर्म CH3Cl प्लस HCl। तो जितनी ज़्यादा आप लाइट प्रोवाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने जस्ट वन बाय वन करके डिस्कस कर लिया। आई होप ये सबको क्लियर होंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? हाउ टू डिटर्मिन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। हाउ टू determine rate of reaction experiment। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली बात में दो तरीके होते हैं, या तो आप फिजिकल मेथड्स कोई फिजिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे, या फिर आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या तो आप कोई फिजिकल टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो आइदर वी यूज सम फिजिकल टेक्निक टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को जो है वो आप नोट कर रहे होंगे कि उसमें किस तेजी से चेंज आ रहा है, तो फिजिकल मेथड, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है, मैं जस्ट यहाँ पे वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड, यानी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा हो, तो जिस एंगल पे वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा हो तो हम ये देखेंगे कि कितनी तेजी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है, तो रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड कहलाएगा। इसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जिसमें आप ये देख रहे होते हैं कि लेट से किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो है या रिएक्टेंट्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या उसको रिलीज कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कितनी तेजी से रेट ऑफ रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को देखते हैं कि कितनी तेजी से लाइट रिलीज हो रही है या कितनी तेजी से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में आप लाइट को देख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से कैलोरीमेट्रिक मेथड, ठीक है। सपोज किसी रिएक्शन में कोई कलर चेंज आ रहा है तो आप कलर चेंज को देखते हैं, जैसे वो हम आयोडीन वाला रिएक्शन करते हैं, अक्सर आपने दिया होगा क्या नाम है, थायोसल्फेट को रिएक्ट करते हैं विद पोटेशियम आयोडाइड, तो उसमें आपके पास एक कलर चेंज जो है वो नजर आ रहा होता है, ग्रीन कलर जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कितनी तेजी से जो है वो बिल्कुल ब्लर हो रहा है। तो जब वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो कैलोरीमेट्रिक कैलकुलेशंस में आप क्या देख रहे होते हैं कि कितनी तेजी से आपके रिएक्शन में जो है वो कलर चेंज आ रहा है, कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। कंडक्टिविटी मेथड, कंडक्टिविटी मेथड क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को देखेंगे, कितनी तेजी से कंडक्टेंस हो रही है, कितनी तेजी से कंडक्टेंस में कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है। इस तरीके से पीएच मेथड, पीएच चेंज को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपकी बुक के अंदर मेंशन है। पोलैरिमेट्रिक मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, उनको मेंशन नोट किया जाता है पोलैरिमेट्रिक मेथड के। देखते हैं कितनी तेजी से ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि चेंज ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम देखते हैं कितनी तेजी से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को रोटेट कर रहा है, दैट इज पोलैरिमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो ये पोलैरिमेट्रिक मेथड कहलाते हैं। तो ये आपने सिंपल ध्यान में रखना है, ये कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा केमिकल मेथड्स में आप टाइट्रेशन कर सकते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। केमिकल मेथड्स की अगर हम बात करें तो केमिकल मेथड्स के अंदर आपके पास यानी आपने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट किया और उस रिएक्शन में आपने लेट से आपने रिएक्शन स्टार्ट और उसमें ए रिएक्टिंग विद बी टू फॉर्म सी एंड डी। अब आपने ये रिएक्शन स्टार्ट किया, बट एनी गिवन इंस्टेंट आप रिएक्शन को स्टॉप करते हैं बाय उसको किसी ऐसे चिल्ड एनवायरनमेंट में ले जाते हैं कि बिल्कुल रिएक्शन स्टॉप हो जाए। उस टाइम पे आपने जो भी लेट से आपने सी की कंसंट्रेशन, सी को जो है वो सैंपल लिया इसका और इसको टाइट्रेट किया किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ टू फाइंड आउट इट्स कंसंट्रेशन, कि इस वक्त इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो वो एक कंसंट्रेशन आ गई, लेट से एक पॉइंट पे आ गई कंसंट्रेशन, फिर आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, एट अ गिवन टाइम उसको 10 सेकंड बाद फिर स्टॉप किया, फिर सी की कंसंट्रेशन ली,
अब कंसंट्रेशन देखिए अब कितनी बन चुकी है सी की कंसंट्रेशन, तो ये 2 पॉइंट आ गए। फिर आपने दोबारा रिएक्शन स्टार्ट किया और 10 सेकंड बाद फिर इसको रोक के फिर सी की कंसंट्रेशन निकाली। तो इस तरह से आपने टाइम इंटरवल्स के बाद जो है वो सी की कंसंट्रेशन लेते रहेंगे, तो आपको रेट तो आपको पता लगेगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि सी की कंसंट्रेशन में कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, तो ये केमिकल मेथड जो है ये तो आप सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से की जाते हैं। ठीक, तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप कोई फिजिकल मेथड जो है वो यूज करते हैं, या फिर आप किसी केमिकल मेथड के थ्रू जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज जो आप ध्यान में रखिएगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है दिस शोज दी, क्योंकि बेसिकली हर पार्टिकल जब आप कोई रिएक्शन करते हैं तो तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो दिस शोज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तमाम पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आ रही होती है उसको ये शो करता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ इस कर्व के थ्रू भी आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप में से कुछ ने पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और वाई एक्सिस के ऊपर फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप कह लेंगे सिंपली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये कुछ इस टाइप का होता है कि आपने इसको यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ये आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये आपको मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है विद गिवन एनर्जी। जो एरिया अंडर द कर्व है दिस शोज द गिवन पार्टिकल्स, कि हमारे पास ये तमाम पार्टिकल्स हैं जो मौजूद है विद वैरिइंग एनर्जीज। ठीक है, तो दिस एरिया अंडर द कर्व, अगर आप ये सारा एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपको मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज मालूम हो जाती है। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो एक गिवन काइनेटिक एनर्जी के बाद लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है, अगर हम इससे आगे जाते हैं तो दीज वुड बी द पार्टिकल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। यानी हम कह रहे हैं कि ये वो रीजन है, क्योंकि ये वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो हम कह रहे हैं कि दीज आर दोज पार्टिकल्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट, यानी व्हिच हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो लेट्स से दिस इज थ्रेशोल्ड, ये आपका थ्रेशोल्ड है। इससे या इससे आगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इससे कम वाले जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ओनली a small fraction of particles are taking part in the reaction. Only these particles are taking part in the reaction. अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इस कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? टेम्परेचर को बढ़ाने से हम कहेंगे कि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड मोर पार्टिकल्स विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो एट अ हायर टेम्परेचर दिस कर्व वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये स्लोप, ये जो आपकी पीक है ये कम हो जाएगी एंड हम कहेंगे कि मोर पार्टिकल्स वुड हैव हायर एनर्जी। ये कुछ इस टाइप का कर्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहले पार्टिकल्स की एनर्जी लेट्स से हम कह रहे हैं कि दिस इज T1 एंड दिस इज T2 एंड कह रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। एट अ हायर टेम्परेचर मोर पार्टिकल्स विल टेक पार्ट इन, क्योंकि पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नाउ मोर पार्टिकल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर है बात? ठीक है, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से हमने देखा इफेक्ट, और इसी तरह से आप इसको ग्राफिकली भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट अब हम इसमें बात कर लेते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं इसमें, कैटलाइसिस। ठीक है, कैटलाइसिस क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या कम करता है। लाजमी नहीं कि हमेशा बढ़ाता है, बाज़ औक़ात बढ़ाता है, बाज़ औक़ात कम करता है। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं दोज आर नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है?
which increases the rate of reaction. Positive catalyst which increases the rate of reaction. वो catalyst जो rate of reaction को बढ़ाएंगे, those are known as positive catalyst. Negative catalyst which decreases the rate of reaction, which decreases the rate of reaction. ठीक है, for example, hydrogen peroxide decomposes to give water and oxygen. अब अगर इस रिएक्शन में आप MnO2 यूज करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज करते हैं, तो दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेस द डीकम्पोजिशन. ठीक है, इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. बट अगर इसी रिएक्शन में आप ग्लाइसरोल यूज करते हैं, वी यूज ग्लाइसरोल, CH2OH, ग्लाइसरोल अगर यूज किया जाए, ठीक है, ग्लाइसरोल क्या है, CH, तो अगर ग्लाइसरोल यूज किया जाए तो इट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट. ये इस डीकम्पोजिशन को स्लो डाउन कर देती है. ठीक है जी. तो ये हमारे पास सिंपली कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रूट विद लोअर्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ये आपको मालूम होगा कि कैटलिस्ट जो है इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट रूट विद अ लोअर्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. अच्छा, फिर इसमें एक और चीज भी आप ध्यान में रखें, प्रोमोटर्स क्या होते हैं. प्रोमोटर्स ये बेसिकली फैसिलिटेटर्स हैं. इट फैसिलिटेट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. प्रोमोटर क्या है? इट फैसिलिटेट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं, यानी बेसिकली दीज आर कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट. बाज़ औक़ात जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया. अब इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? आयरन, याद होगा आपको. ठीक है. और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी कैन यूज मोलिब्डेनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड. दीज आर प्रोमोटर्स. यानी आयरन तो आप यूज कर रहे हैं, बट आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, एंड दीज आर नोन एज प्रोमोटर्स. यानी ये देमसेल्फ लाजमी नहीं है कि ये खुद कैटलिस्ट हो, बट ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं. कैसे, उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. तो जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि प्रोमोटर्स क्या होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद टाइप ऑफ कैटलाइसिस आ जाते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलाइसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस. होमोजीनियस कैटलाइसिस. होमोजीनियस कैटलाइसिस क्या है कि व्हेन द कैटलिस्ट एंड द सब्सटेंसेस, यानी आप कह रहे हैं कि व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, व्हेन all the reactants and catalyst are in the same phase. अगर सब सेम फेज में है तो ये कहलाएगी होमोजीनियस कैटलाइसिस. नॉर्मली इट अकर्स इन गैसियस और लिक्विड फेजेस. ठीक है. इट अकर्स इन आइदर गैसियस और लिक्विड, फिर मोल्टन भी हो सकता है और सोल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड और गैसियस फेजेस. अगर तमाम यानी कैटलिस्ट समेत सब कुछ जो है वो एक ही फेज में है तो वो होमोजीनियस कैटलाइसिस कहलाएगा. और हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस क्या होगा कि जिसमें कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट्स का फेज डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस. when the reactants and catalyst are not in same phase, अगर सेम फेज में नहीं है तो ये हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस कहलाएगा. जैसे इन केस ऑफ हेबर प्रोसेस, आयरन आप यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस फेज में है, कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है, तो ये हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस कहलाएगा. ठीक है. ऑटो कैटलाइसिस, ये भी एक टर्म है. ऑटो कैटलाइसिस जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट विल कैटलाइज द रिएक्शन. ऑटो कैटलाइसिस क्या है कि व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट कैटलाइजेस द रिएक्शन, यानी आप कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट catalyzes the reaction.
ऐसे जो रिएक्शन होते हैं ये स्टार्ट में स्लो होते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाती है तो वो रिएक्शन फास्ट होता जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेरिफिकेशन में इथेनोइक एसिड कैन एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है, ये भी रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड, जब आप पोटेशियम मैंगनेट को रिएक्ट करते हैं KMnO4 रिएक्ट्स विद ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन में मैंगनीज आयन बनता है Mn2+, विच ऑटो कैटलाइजेस द रिएक्शन। तो इनिशियली क्योंकि Mn2+ नहीं मौजूद होता है, रिएक्शन स्लो होता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है Mn2+ बनता जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स, यानी अगर आपका जो कोई कैटलिस्ट, अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करना शुरू हो जाए तो दैट इज नोन एज ऑटो कैटलाइसिस। देन फिर एंजाइम्स हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो आप सबको आइडिया होगा कि क्या होते हैं और उनको डिटेल में हम आगे इंटर की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसको हम यहाँ तक जो है वो रख लेते हैं। जी बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये काइनेटिक्स का चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी बेटा, कोई डाउट, कोई चीज़ आपको पूछनी हो इसमें? जी बेटा, क्लियर है सबको?